बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में आपको पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण का रिवीजन कराने चल रहा हूं। तो आइए बच्चों, देखें हम इस पाठ से संबंधित विषय वस्तु को। बच्चों, अपनी बातों को हम दूसरों तक पहुंचाने व दूसरों की बात खुद तक पहुंचाने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। तो बच्चों, इस पाठ के द्वारा हम उन्हीं माध्यमों की चर्चा करेंगे या उन माध्यमों को जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, क्लास में गीता और कविता आपस में बात करती हैं कि जो हमारे नए सर हैं गुप्ता सर, उन्होंने जो भी पढ़ाया वह मुझे अच्छे से समझ में आ गया। कविता गीता की हां में हां मिलाते हुए कहती है कि बिल्कुल सही कहा तुमने, गुप्ता सर ने जो कुछ पढ़ाया वह मुझे भी अच्छी तरह से समझ में आ गया। बच्चों, इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण है, राहुल कक्षा में प्रथम स्थान पाने की जो सूचना है वह फोन के माध्यम से अपने पिताजी को दे रहा है। इसी तरह से जैसे हम समाचार पत्रों के माध्यम से हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं या टेलीविजन के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त करते हैं वह भी एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को या दूसरों की बात अपने तक पहुंचा पाते हैं। तो बच्चों, इसी के संबंधित हम यह कह सकते हैं कि हम बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात खुद तक ला सकते हैं या दूसरों के भाव या विचार को समझ सकते हैं। तो आइए हम अब भाषा की परिभाषा देखें कि आखिर भाषा कहते किसे हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के मन के भावों और विचारों को बोलकर, सुनकर, पढ़कर समझ लेते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। अब आइए हम लिखित भाषा या मौखिक भाषा में से मौखिक भाषा की तरफ ध्यान दें कि आखिर ये मौखिक भाषा किसे कहते हैं। बच्चों, जब हम बोलकर अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो जो उसका माध्यम होता है वह मौखिक होता है, अतः उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। इसी तरह से लिखित भाषा है जब हम लिखकर अपने भाव या विचार को लिखित रूप में दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जो लिखित भाषा है इसको सीखने के लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। बच्चों, कभी कभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ट्रैफिक हवलदार अपने संकेतों के माध्यम से यह बताता है कि अभी रुकना है या ठहरना है या आगे बढ़ना है। इसकी जानकारी वह हमें संकेतों के माध्यम से क्रमशः लाल, पीली और हरी लाइटों के माध्यम से देता है या अपने हाथों से या पैरों से इशारा करके समझाता है, जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। परंतु हमारी हिंदी भाषा में सांकेतिक भाषा का महत्व नहीं है या उसे भाषा स्वीकार नहीं किया गया है। बच्चों, अब आइए हम लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि लिपि किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लिपि जो है वह संसार में अनेक भाषाएं चूंकि बोली जाती हैं,
वह लिखी जाती हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए एक निर्धारित चिन्हों का हम कुछ निर्धारित चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। इन्हीं निर्धारित चिन्हों को वह लिपि कहलाता है या इन्हीं निर्धारित चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। मतलब इसकी परिभाषा हुई, संसार में अनेक भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं निर्धारित चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। बच्चों, लिपि को समझने के लिए हम आइए कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी जो लिपियां हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें कि वह जो प्रमुख भाषाएं हैं उनकी लिपियां कौन है। जैसे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हिंदी की जो लिपि है वह देवनागरी है। इसी तरह से अंग्रेजी की जो है लिपि है वह रोमन है। संस्कृत की जो लिपि है वह देवनागरी है। पंजाबी की जो लिपि है वह गुरमुखी है और उर्दू। तो बच्चों, आपने देखा कि यह जो प्रमुख भाषाएं हैं इनकी जो लिपियां हैं वह है, आपने लिपियों के बारे में जाना ही कि विशेष चिन्हों के द्वारा इनको पिरोया गया है। अतः यह जो भाषाएं हैं उनकी विशेष लिपियां हैं जिनके माध्यम से यह लिखी जाती हैं। बच्चों, की जो हिंदी है वह हमारी राजभाषा है और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आपके आगे आने वाले टेस्ट के लिए, जो कि 5 तारीख के बाद में होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त आइए हम जो हमारी प्रादेशिक भाषाएं हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। यह देखें कि किस प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो आइए देखें, प्रदेश है और प्रदेश की दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो भाषाएं हैं वो हैं। तो पहला प्रदेश है पंजाब। पंजाब की जो है भाषा है पंजाबी। पंजाब में मतलब पंजाब जो प्रांत है वहां पे पंजाबी भाषा बोली जाती है। दूसरा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा का प्रयोग किया जाता है। मतलब अधिकतर तेलुगु भाषी लोग वहां पे हैं। और भी भाषाएं बोली जाती हैं लेकिन तेलुगु भाषा बहुतायत में वहां बोली जाती है। इसी तरह से महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का प्रयोग होता है प्रमुखतः। केरल है। केरल में जो है वह मलयालम का प्रयोग होता है। इसी तरह से हम देखते हैं गोवा। गोवा में कोंकणी भाषा का प्रयोग होता है। अब आइए हम देखते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल में जो भाषा प्रयोग होती है उसे हम बांग्ला कहते हैं। गुजरात में, अब हम गुजरात के बारे में देखेंगे। गुजरात में गुजराती भाषा का प्रयोग होता है। वहीं उड़ीसा में उड़िया भाषा का प्रयोग होता है, या जो उड़िया है यह उस प्रदेश में बहुतायत लोग, जो बहुत से लोग हैं, वह उस उड़िया भाषा का प्रयोग करते हैं। तो हम देखते हैं कि कर्नाटक में हम कन्नड़ भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है वह तमिलनाडु है। तमिलनाडु में जो है वह बहुतायत लोग तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं। बच्चों, इसके अतिरिक्त अब हम व्याकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो हम व्याकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखें कि व्याकरण किसे कहते हैं। बच्चों, संसार में भाषाओं को लिखने, पढ़ने, बोलने व समझने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जो उस भाषा को सरल बनाते हैं। इन्हीं नियमों को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण की परिभाषा आपने देखी कि व्याकरण की परिभाषा है या व्याकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। अब आइए हम देखें कि व्याकरण की त्रुटियां, कि कैसे हमें यह पता चलता है या व्याकरण की उपयोगिता क्या है
इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि राम जाता है घर। यहां पे पहला उदाहरण है राम जाता है घर, और दूसरा उदाहरण है कविता स्कूल जाता है। ये जो दोनों उदाहरण हैं यह अशुद्ध हैं, मतलब व्याकरण की दृष्टि से ये अशुद्ध हैं, मतलब यह शुद्ध नहीं है। यहां पे जो पहला उदाहरण है राम जाता है घर, इसका शुद्ध रूप होगा राम घर जाता है। वहीं जो दूसरा उदाहरण है सीता या कविता स्कूल जाता है, उसकी जगह पे होगा कविता स्कूल जाती है। अतः ये जो दोनों वाक्य दिए गए हैं ये अशुद्ध थे, इनका शुद्ध रूप आपने देखा ही। अब आइए हम देखते हैं व्याकरण के प्रकार कि व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखते हैं कि व्याकरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। बच्चों, भाषा का निर्माण ध्वनियों से हुआ है और ये ध्वनियां वर्णों के उच्चारण से उत्पन्न हुई हैं। वर्णों से ही शब्द बनते हैं और शब्दों से ही भाषा में वाक्यों का निर्माण होता है। इसी पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न व उनके उत्तर आपके लिए लेकर के हम आए हैं। ये जो प्रमुख प्रश्न हैं और उनके उत्तर आपके आने वाले जो टेस्ट हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। अतः आप इन्हें अच्छे से देखेंगे, लिखेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए देखें इस पाठ से संबंधित प्रमुख प्रश्न व उनके उत्तर। तो पहला प्रश्न है भाषा किसे कहते हैं, वह यह कितने प्रकार की होती है। इसका उत्तर होगा, उत्तर में हम देखेंगे कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं, तो उसे हम भाषा कहते हैं। अब ये देखते हैं कि भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब आइए हम दूसरे प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि दूसरा प्रश्न कौन सा है। यहां देखते हैं कि लिपि किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा संसार में अनेक भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं निर्धारित चिन्हों को उस भाषा की हम लिपि कहते हैं। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे और देखेंगे कि तीसरा प्रश्न कौन सा है। तो आइए देखें तीसरा प्रश्न कौन सा है। बच्चों, तीसरा प्रश्न है व्याकरण किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा संसार में भाषाओं को लिखने, पढ़ने, समझने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उस भाषा को ये नियम सरल और सहज बनाते हैं, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और प्रश्न हैं, हम उन प्रश्नों की तरफ भी चलेंगे। तो आइए देखें उनसे संबंधित प्रश्न जो अभी हम आपको बताएंगे। अब है यह प्रकार दूसरा है, मतलब प्रश्नोत्तर का प्रकार दूसरा है। इसे हम देखेंगे कि सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगा करके इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि क है, जो क प्रश्न है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह सही होगा कि गलत, तो यह सही विकल्प है, मतलब हम इसे सही का निशान लगा सकते हैं। वहीं ख है
भाषा के 4 रूप होते हैं, जो कि गलत है। भाषा के मात्र 2 रूप होते हैं। वह सब आप लोगों ने जाना है कि पहला लिखित और दूसरा मौखिक। अब आइए हम ग की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं ग में कि व्याकरण के 3 रूप होते हैं। ये बिल्कुल सही है। इस पे हम सही का निशान लगाएंगे कि व्याकरण के 3 रूप होते हैं। पहला शब्द विचार, दूसरा वर्ण विचार, और जो तीसरा है उसे हम वाक्य विचार कहते हैं। अब हम ग की तरफ, ग हमने देखा ही, अब हम घ की तरफ चलेंगे तो देखेंगे कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे लिखा है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल सही। ये यहाँ पे हम सही का निशान लगाएंगे, क्योंकि 14 सितंबर को हमारे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा हम ग में चलेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। बिल्कुल सही। भाषा को जो लिखने की विधि है, किसी भी भाषा की जो लिखने की विधि है, वह लिपि कहलाती है। उस भाषा की लिपि कहलाती है। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा का मतलब अगला जो प्रश्न है, तीसरा, दिए गए प्रदेशों को उनकी भाषा के साथ में मिलान करना है। जो प्रदेश हैं उनको उनकी भाषा के हिसाब से मिलान करना है कि उनकी कौन सी भाषा है। इसके बारे में हम देखेंगे। आप पढ़ भी चुके हैं तो आपको अच्छे से ज्ञात होगा कि किस प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो आइए देखें। यहां पे दिया गया है केरल, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा। इतने राज्य दिए गए हैं। दूसरी तरफ हम जैसे केरल के सामने केरल की जो भाषा है उसको हम लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि केरल के सामने ठीक उसकी भाषा लिखी हुई है कि केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है। केरल में जो है वह मलयालम भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब हम पंजाब की तरफ देखेंगे कि पंजाब में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। पंजाब में जो है वह पंजाबी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कर्नाटक। कर्नाटक में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। कर्नाटक में अधिकतर कन्नड़ भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो तमिलनाडु में अधिकतर। गोवा की तरफ चलेंगे तो गोवा में देखेंगे कि गोवा में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो गोवा में सबसे ज्यादा कोंकणी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब आइए हम चौथा जो प्रश्न है, इसका जो तरीका है वो इस तरह से इसके उत्तर देने हैं कि दिए गए वाक्यों में जो सही शब्दों पर सही का चिन्ह लगा करके हम इनके उत्तर देंगे। जैसे पहला है हिंदी। जो हिंदी भाषा है वह देवनागरी अथवा रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो क्या इसका उत्तर होगा। आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे, हिंदी हमारी जो कि मातृभाषा है, तो आपको पता ही होगा कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हम देवनागरी के ऊपर प्रश्न में देखते हैं कि ख की तरफ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है अथवा राज्यभाषा। तो हम जैसा कि जानते ही हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। तो हम राजभाषा के ऊपर टिक करेंगे। अब आता है ग। भाषा के 2 अथवा 4 रूप होते हैं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं। हम 2 पे टिक करेंगे। इसके बाद आ गया उर्दू भाषा रोमन अथवा फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो आप सब जानते हैं कि उर्दू भाषा जो है वह फारसी लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा जो ग है, पंजाबी भाषा फारसी अथवा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो हम देखते हैं कि पंजाबी भाषा जो है वह गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो बच्चों
आज के लिए बस इतना ही। आप सब याद रखिए कि 5 जुलाई के बाद में आपका टेस्ट कभी भी हो सकता है, अतः आप सब अपनी पढ़ाई शुरू रखिए, बहुत तल्लीनता के साथ में पढ़िए, वीडियो देखिए और अपनी जो नोट्स है उसका भी रिवीजन करते रहिए, जिससे जब आपका टेस्ट हो तो आपको उसमें कठिनाई का सामना न करना पड़े। धन्यवाद।